शालिनी आकर मधु के पास बैठी और मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मधु आज जो कुछ भी हुआ है उसे समझ पाना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे करण को समझना आसान नहीं है। करण का नाम सुनते ही मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शालिनी ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछकर बोली, मधु कई बार इंसान की किस्मत उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे समझ नहीं आता कि वो किस राह पर जाए। इसलिए सब कुछ किस्मत के हवाले कर देना चाहिए और जो रास्ता नजर आए बस उसी पर चल देना चाहिए, क्योंकि किस्मत के आगे हमारा जोर नहीं चलता। आज महादेव ने तुम दोनों को एक ऐसे बंधन में बांध दिया है जिसे लोग 7 जन्मों का बंधन कहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में करण के लिए क्या जगह है, पर फिर भी ये शादी जिस तरह हुई है तुम्हें शायद इस रिश्ते को अपने दिल से स्वीकार करने में वक्त लगेगा। पर मधु, मेरा करण बहुत अच्छा इंसान है और मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत अच्छा पति भी साबित होगा। ये सब सुनकर मधु रोते हुए शालिनी के गले लग गई। शालिनी ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा अपना सब कुछ खोकर इस रिश्ते को दिल से अपनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि तुम आज ही करण को अपने पति के रूप में अपना लो, और ना ही करण तुमसे कभी कहेगा। इसलिए तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी है बेटा, और इस रिश्ते को लेकर कोई भी फैसला लेने का तुम्हें पूरा हक बनता है। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों से मधु के आंसू पोंछे और फिर से बोली, और तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारी ये माँ हमेशा तुम्हारा साथ देगी। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानो तो। मधु के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं या फिर उनकी तरह मम्मा कहूं? शालिनी कुछ पल सोचकर बोली, मधु अगर तुम मुझे माँ कहोगी तो मुझे लगेगा कि मैं किसी पुरानी हिंदी फिल्म की ट्रिपल सास बन गई हूँ। मधु को ये सुनकर हंसी आ गई और वो शालिनी के सीने से लगकर बोली, ठीक है तो आज से मैं भी आपको मम्मा कहकर ही बुलाऊंगी। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ, मधु अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुम देखना तुम्हें हमारे घर में इतना प्यार मिलेगा कि तुम अपने बीते हुए कल की सारी कड़वी यादों को हमेशा के लिए भूल जाओगी। करण मेरा बेटा है मधु, और मैं उससे भी ज्यादा जानती हूँ। वो तुम पर किसी दर्द किसी तकलीफ का साया भी नहीं पड़ने देगा। उसके साथ रहोगी तो तुम उसे जान पाओगी। उसके गुस्से वाले रूप के पीछे ढेर सारा प्यार छिपा है जिस पर अब तुम्हारा हक होगा, सिर्फ तुम्हारा। मधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मधु अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर सो जाओ बेटा, तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ। हमें कल घर वापस जो जाना है। नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। वैसे भी सुबह के 4:45 बज चुके हैं, अब सोकर क्या करूंगी? अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं कुछ देर के लिए अपने कमरे में जा सकती हूँ? शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु उन्हें एकटक देखने लगी। तभी शालिनी उसकी ओर देखकर बोली, अगर मम्मा कहोगी तो ही जाने की इजाजत मिलेगी। ये सुनकर मधु मुस्कुरा दी। आई एम सॉरी मम्मा। शालिनी ने उसके माथे को चूमा और बोली, मैं एनी को भेजती हूँ, तुम उसके साथ ही अपने कमरे में जाना और अपनी पैकिंग भी कर लेना। और हाँ, जब तक शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तुम अकेले कहीं मत जाना। हल्दी मेहंदी भारी हो, ऐसे में बुरी शक्तियां बहुत जल्द आकर्षित होती है। अकेले कमरे से बाहर मत जाना बेटा। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो शालिनी वहां से जाने लगी, पर तभी करण वहां आ गया। वो कुछ कहने जा रहा था पर मधु को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई और वो एकटक मधु को देखने लगा। पर मधु शालिनी को देखकर झेप गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। शालिनी ने तुरंत करण से पूछा, तुझे मैंने आरव के रूम में रहने के लिए कहा था, तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अपना लैपटॉप लेने आया था मम्मा। इतना कहकर करण ने टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और वहां से जाने लगा। पर तभी शालिनी ने उसे रोका। रुक। करण के कदम रुक गए। शालिनी उसके पास आकर बोले, करण मधु कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाना चाहती, तू इसे इसके कमरे में ले जा और इसके साथ ही रहना, इसे अकेले मत छोड़ना। करण ने अपना सिर हिला दिया तो शालिनी फिर से मधु के पास आई और उसके चेहरे पर घूंघट डालते हुए बोली, मधु जब तक तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं हो जाता बेटा, ये घूंघट ऐसे ही अपने चेहरे पर रखना, ठीक है? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिला दिया। अब जाओ। शालिनी उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली। मधु ने आहिस्ता आहिस्ता करण की ओर अपने कदम बढ़ाए और उसके साथ अपने कमरे की ओर चल दी। दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की,
पर करण मन ही मन बोला, ओह गॉड, मधु के कमरे में तो मीरा होगी। अगर मीरा ने फिर से मधु से कुछ ऐसा कह दिया जो ये सह ना सकी तो। करण ये सोचकर परेशान हो गया। इधर आरव ने जब हरनाम को सब कुछ बताया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो आरव से बोले, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मीरा तो मधु की दोस्त है, पर तुम तो कोई नहीं थे, फिर भी तुमने उसकी खुशी के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू बेटा। आरव मुस्कुरा दिया, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है अंकल, क्योंकि मधु भाभी मेरे भाई की खुशी है और मैंने जो कुछ भी किया वो बस इसलिए किया ताकि मेरे भाई को उनके हिस्से की खुशियां मिल जाए। हरनाम मुस्कुरा दिए और बोले, अब मधु को भी उसके हिस्से की सारी खुशियां मिलेगी, वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। मैं मधु के लिए बहुत खुश हूँ बेटा। इसका मतलब आप मीरा से नाराज नहीं हैं अंकल? आरव ने फट से पूछा। हरनाम मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मुझे तो आज इस बात का फक्र है कि मीरा मेरी बेटी है। आज से मैं उसकी वजह से सुकून की नींद सो सकूंगा, ये सोचकर कि अब मधु के साथ करण साहब जैसे पति और आपका पूरा परिवार होगा, हर वो रिश्ता होगा जिसके लिए वो बचपन से तरसी है। आज के बाद लोग उसे मोहन की नाजायज बेटी के रूप में नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन करण खुराना की पत्नी मिसेस मधु करण खुराना के नाम से जानेंगे। तभी उनकी नजर मीरा पर पड़ी, जो वही एक कोने में खड़ी रो रही थी। हरनाम ने उसे देखते ही पास आने का इशारा किया तो वो भागती हुई उनके सीने से आ लगी। हरनाम उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी मीरा कब इतनी समझदार हो गई। मैं तो आज तक बस यही समझता था कि वो अभी भी छोटी सी बच्ची है। मीरा ने हरनाम की ओर देखकर पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना डैड? हरनाम ने उसके आंसू पोंछे और बोले, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मेरे पुत्र ने वो काम किया है जो सालों पहले उसके डैड नहीं कर पाए। मीरा ये सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगी। डैड सालों पहले आप क्या नहीं कर पाए? मीरा का ये सवाल सुनकर हरनाम के चेहरे के जैसे रंग ही उड़ गए। वो तुरंत बात बदलकर बोले, मेरा मतलब था कि जब मधु छोटी थी और तू बार बार कहती थी कि मधु को हमारे घर ले चलूं, तो मैं तुझे बार बार मना करता था। तब अगर मैंने हिम्मत करके मोहन से कह दिया होता कि वो मधु को हमारे साथ हमारे घर भेज दे, तो मधु को ये सब नहीं सहना पड़ता बेटा। मीरा मुस्कुरा दी, डैड, अगर मोहन अंकल ने हाँ बोल भी दिया होता तो भी मधु हमारे साथ हमारे घर रहने कभी नहीं आती। उसे हर किसी की खुशी की परवाह होती है सिवाय अपने। आज भी अगर मैं ये सब नहीं करती तो उसने ये शादी कभी नहीं करनी थी। वो बस यही सोचती रहती कि मैं करण के लायक नहीं हूँ, और भी ना जाने क्या क्या सोचती। पर देखिए ना डैड, किस्मत ने शायद उनकी जोड़ी पहले ही तय कर दी थी, इसलिए तो रिद्धिमा खुद ही इस शादी से भाग गई और करण की शादी उससे हो गई। हाँ बेटा, शायद रब ये पहले से ही तय कर चुके थे कि आज इस मंडप में करण और मधु की शादी होनी है, तभी ये सब हुआ। पर अब मधु को उसके हिस्से की खुशियां जरूर मिलेगी। मैं करण साहब को जानता हूँ, वो सिर्फ ऊपर से गुस्से वाले दिखते हैं पर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मधु को हमेशा खुश रखेंगे। हरनाम मुस्कुराते हुए बोले। पास खड़ा आरव भी बोला, हाँ अंकल, मेरे भैया मधु भाभी को बहुत खुश रखेंगे। अब आप दोनों उनकी ओर से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि अब उनके पास मेरे भाई जैसा पति, मेरी छोटी मोम जैसी सास और मेरे जैसा देवर होगा जो हमेशा उनका ख्याल रखेगा। हरनाम मुस्कुरा दिए और मीरा भी। तभी मीरा बोली, डैड, जब तक मधु की शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे उससे नाराज रहने का नाटक करना होगा। फिर मैं उससे उसका दिल दुखाने के लिए माफी मांग लूंगी। प्लीज आप उसे कुछ बता मत दीजिएगा। वैसे तो अब अगर उसे कुछ पता चल भी जाए तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो उसकी शादी उसके ड्रीम बॉय से हो गई है। ये सुनकर सबके चेहरे खिल गए। इधर ममता रोहित का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई। उनके पीछे पीछे गायत्री भी आ गई। रोहित ने कमरे में आते ही अपनी बांह छुड़ाकर पूछा, क्या हुआ मोम, आप मुझे वहां से ऐसे क्यों लेकर आ गई? मेरी बहन और मेरे दोस्त की शादी हुई है और आपने मुझे उन्हें ठीक से बधाई भी नहीं देने दी। रोहित की बातें सुनकर गायत्री परेशान होकर बेड पर बैठ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें रोता देख रोहित परेशान हो गया और उनके पैरों के पास बैठकर बोला, दादी, रिद्धिमा शादी करके विदेश नहीं जा रही है। हमारे घर से करण के घर की दूरी बस 10 मिनट की ही है। आप जब चाहे उससे मिल सकती है और जब चाहे उसे अपने पास बुला सकती है। गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ने उन्हें खामोश देखा, कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया।
और फिर उसने गायत्री से पूछा, दादी आपने रिद्धिमा से पूछा कि वो यूं अचानक से बिना किसी को कुछ भी बताए कहाँ चली गई थी? अगर रिद्धिमा वापस आई होती बेटा तो हम उससे कुछ पूछते ना, गायत्री ने जवाब दिया। रोहित उन्हें हैरानी से देखने लगा, पर इतना कहकर गायत्री चुप हो गई। रोहित ने तुरंत ममता की ओर देखा, पर वो भी कुछ नहीं बोल पाई। रोहित ने परेशान होकर गायत्री से पूछा, दादी ये आप क्या कह रही है? गायत्री बिना कोई जवाब दिए उठकर वहां से चली गई। दादी, रोहित उनके पीछे जाने लगा तो ममता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्हें जाने दो रोहित, इस वक्त तुम्हारी दादी का कुछ देर अकेले रहना ही ठीक होगा। रोहित ने पलटकर ममता की ओर देखा। मोम, दादी ने ऐसा क्यों कहा? कि रिद्धिमा होती तो उससे पूछती है, रिद्धिमा तो नीचे ही है ना। वो रिद्धिमा नहीं है रोहित, ममता रोते हुए बोली। रोहित हैरानी से उन्हें देखने लगा तो वो परेशान होकर बेड पर बैठ गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, रोहित रिद्धिमा वापस नहीं लौटी है। ये सुनकर रोहित के जैसे होश ही उड़ गए। उसने ममता की ओर देखकर पूछा, तो नीचे जो लड़की करण के साथ दुल्हन बनकर खड़ी है वो कौन है मॉम? ममता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोने का नाटक करने लगी। रोहित ने उनके पैरों के पास बैठकर पूछा, मोम कौन है वो लड़की? रोहित, उस लड़की का नाम ना मुझसे लिया जाएगा और ना तू सुन सकेगा बेटा। ममता के इतना कहते ही रोहित पल के झपकाना भी भूल गया। मोम, कौन है वो लड़की? मधु, ममता रोते हुए बोली। रोहित हैरानी से उठ खड़ा हुआ। मधु का नाम सुनकर मानो उसके लिए दुनिया वही रुक गई। वो एकटक ममता को देखने लगा। ममता उसके पास आकर बोली, रोहित, दो परिवारों की इज्जत दांव पर लगी थी। आज अगर ये शादी नहीं होती तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। पंडित जी बार बार दुल्हन को बुला रहे थे। मीडिया और सारे मेहमान भी आपस में बातें करने लगे थे, इसलिए किसी को कोई रास्ता नहीं सूझा। दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने के लिए मजबूरी में हमें मधु का कन्यादान करना पड़ा और उसकी शादी करण से करनी पड़ी। पर मधु ही क्यों मम्मा? रोहित ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर गुस्से में पूछा। तो ममता परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, क्योंकि मधु ने खुद आगे आकर कहा कि वो करण से शादी करने के लिए तैयार है, वरना हम क्यों हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करते। रोहित ने ममता की बांह छोड़ दी और उन्हें एकटक देखने लगा। ममता ने फिर नाटक किया, रोहित, मैंने मधु से कहा भी कि मेरा रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है, पर उसने मुझसे साफ साफ कहा कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। उसे अगर इंदौर शहर के सबसे रईस इंसान से शादी करने का मौका मिल रहा है तो वो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इतना ही नहीं, उसने तो ये भी कहा कि वो तो हमेशा से ही करण जैसे अमीर इंसान से शादी करना चाहती थी, इसलिए ही तो वो सगाई में भी करण के साथ आई थी। नहीं मोम, आप झूठ बोल रही हो। मधु को दौलत का कोई लालच नहीं है। वो ऐसा बोलना तो दूर की बात, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। रोहित गुस्से में ममता की ओर पीट करके बोला। ममता को उस पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाया और बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जाकर पूछ मधु से कि उसे और करण को लेकर इतना तमाशा होने के बाद भी वो करण की शादी में ही क्यों आई। पूछ उससे कि हिमांशु की कंपनी तो इस वक्त बहुत सारी वेडिंग प्लान कर रही है, तो वो इसी शादी में क्यों आई? वो कहीं और भी तो जा सकती थी। पूछ उससे कि ये जानते हुए भी कि करण एंगेज्ड है वो क्यों उसके आगे पीछे मंडरा रही थी? क्यों वो संगीत में उसके इतना करीब आकर डांस कर रही थी? क्यों उसने भी अपने हाथों में दुल्हन की तरह ही मेहंदी लगवाए? क्यों वो महाशिवरात्रि की पूजा करण के साथ कर रही थी? क्यों उसने रिद्धिमा के जाने का फायदा उठाकर तुरंत इस शादी के लिए हाँ कर दी? ये सब सुनकर रोहित वहां से चला गया। उसके जाते ही ममता मुस्कुराते हुए बैग पर बैठ गई। फाइनली इस 2 टके की लड़की से मेरे बेटे का पीछा छूटा। इधर रोहित गुस्से में मधु के कमरे की ओर बढ़ रहा था। वो मन ही मन बोला, मधु, मुझे मोम की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे लिए सच वही होगा जो तुम मुझे बताओगी। इधर मधु अपने कमरे में पहुंची तो वहां मीरा नहीं थी। उसने अपना घूंघट उठाया और मन ही मन बोली, मीरा कहाँ है तू? अब तो मैंने करण से शादी भी कर ली है। अब तो मुझ पर ट्रस्ट कर कि मेरे दिल में रोहित के लिए कोई जगह नहीं है। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है मीरा, मेरी सारी खुशियां अधूरी है। तेरी नाराजगी मुझे तिल तिल मार रही है। मुझे तुझसे बात करनी है मीरा, प्लीज। करण चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। मधु मीरा को तलाशने के लिए कमरे से बाहर जाने लगी, पर करण ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी कलाई पकड़ते ही मधु के दिल की धड़कनें तेज हो गई, पर इस बार वो करण से कुछ बोल नहीं पाए।
तुम्हारा इस तरह दुल्हन बने बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। तभी करण बोला, पर मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। करण उसकी कलाई छोड़कर बोला, अगर मीरा को ढूंढने जा रही हो तो तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। मधु घबराहट में कुछ बोल नहीं पाई। करण ने उसकी ओर देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। करण तेजी से वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पर उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने रोहित खड़ा था। उसे देखते ही मधु पलटकर खड़ी हो गई। बैग पर उसका सूटकेस रखा था जिसे वो शादी होने से पहले पैक कर रही थी। वो बैग पर बैठकर फिर से अपनी पैकिंग करने लगी। रोहित उसकी ओर देखकर बोला, मधु मैं जानता हूँ कि अब तुम करण खुराना की पत्नी हो, इसलिए मुझे यूं इस तरह तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर मधु के हाथ रुक गए, पर उसने रोहित की ओर नहीं देखा। रोहित उसके पास आकर बोला, मैं बस तुमसे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ मधु, पर तुम मेरे सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हो। अगर तुम्हें सही लगे तो हमारी दोस्ती की खातिर सच सच जवाब दे देना, और अगर जवाब ना भी देना चाहो तो तुम साफ साफ इनकार कर सकती हो। मधु बिना उसकी ओर देखे अपना बैग पैक करने लगी। रोहित ने पूछा, मधु ये शादी करने के लिए तुम पर किसी ने दबाव तो नहीं डाला? मेरा मतलब है कि हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कहीं तुमने मजबूरी में ये शादी तो नहीं की? नहीं रोहित, ये शादी मैंने बहुत सोच समझकर अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से की है। करण से शादी करना मेरा अपना फैसला था। मधु टेबल से अपनी बुक्स उठाकर बैग में रखते हुए बोली। उसके इस जवाब से रोहित को बहुत तकलीफ हुई, पर उसने खुद को संभाला और अगला सवाल पूछा, क्या तुम करण से प्यार करती हो मधु? रोहित के इतना पूछते ही मधु की आंखों के सामने करण के साथ बिताए सारे लम्हे नाचने लगे। उसे अपनी और करण की शादी याद आने लगी और वो कोई जवाब नहीं दे सकी। रोहित हिम्मत करके फिर से बोला, तुमने जवाब नहीं दिया, तुम करण से प्यार करती हो? हाँ, मैं करण से प्यार करती हूँ, मधु ऊंची आवाज में बोली। रोहित उसे हैरानी से देखने लगा। मधु ने अपने तकिए के नीचे से करण की तस्वीर निकाली और उसे बहुत प्यार से छूकर बोली, मैं नहीं जानती रोहित कि मुझे कब और किस पल में करण से प्यार हो गया था, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने कभी उन्हें पाने का ख्वाब नहीं देखा था। पर शायद महादेव ने हमारी जोड़ी ऊपर ही बना दी थी, इसलिए तो आज रिद्धिमा उन्हें शादी के मंडप में छोड़कर चली गई और मेरी और उनकी शादी हो गई। आज अगर करण की शादी तुम्हारी बहन से हो भी जाती तो भी मेरे दिल में उनके लिए प्यार कभी कम नहीं होता, इसलिए तुम। मधु इतना कहकर पलटी ही थी कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़े करण पर पड़ी, जो उसे हैरानी से देख रहा था। करण को देखते ही उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। रोहित समझ गया कि शायद करण आ गया है। मधु ने तुरंत करण की तस्वीर अपने सूटकेस में रखी और उसकी जिप लगाने लगी। रोहित ने खुद को संभाला और पलटकर करण की ओर देखा। वो करण के पास आया और उसे गले लगाकर बोला, आई एम सॉरी यार, आज मेरी बहन की वजह से एक बार फिर तेरी जिंदगी में वही पल लौट आया था, पर इस बार तेरे साथ कुछ बुरा होने की बजाय बहुत अच्छा हो गया। तुझे मधु जैसा लाइफ पार्टनर मिल गया। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत। करण अभी भी मधु को देख रहा था, जो नजरें झुकाए घबराहट में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में दबाए जा रही थी। मैं चलता हूँ, इंदौर लौटने की तैयारी जो करनी है, बाय। इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु झिझकते हुए बोली, वो मैंने रोहित से ये सब इसलिए कहा क्योंकि मीरा रोहित से प्यार करती है। तभी करण उसे टोक कर बोला। मधु ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो करण उसके पास आया, और इसलिए तुमने रोहित से झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मधु कोई जवाब नहीं दे पाई, पर करण उसे देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगा, पर वो बुत बनकर खड़ी हुई थी। करण ने 2 कदम उसकी ओर बढ़ाए और बोला, मीरा अपने डैड के साथ उनके कमरे में है, इसलिए मैंने उससे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। मधु ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, तो करण ने पूछा, मीरा का वेट करना चाहती हो या फिर रूम में वापस चले? मधु बिना कोई जवाब दिए बेड पर रखा अपना सूटकेस उठाने लगी, तो करण ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मधु ने घबराकर तुरंत हाथ पीछे ले लिया। करण ने उसका सूटकेस उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। मधु ने भी अपना पर्स उठाया और अपना चेहरा फिर से घूंघट से ढक लिया और करण के पीछे पीछे चलने लगी। करण ने अपने रूम में आकर सूटकेस रखा और बोला, मैं अनी को भेजता हूँ, वो जरूर पिया और रूही के साथ होगी। मधु कुछ कहती उसके पहले ही करण वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु की नजर आईने पर पड़ी। वो आईने की ओर बढ़ी।
उसने अपना घूंघट हटाकर खुद को आईने में देखा तो उसे अपनी मांग में भरा सिंदूर नजर आया। उसने अपनी मांग में भरे सिंदूर को छुआ तो उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया करूं या फिर आपसे शिकायत। जिस इंसान से मैंने प्यार किया, आपने उसी के नाम का सिंदूर मेरी मांग में सजा दिया, जिसे पाने का ख्वाब भी मैंने कभी नहीं देखा। आज वो उम्र के भर के लिए मेरा हो गया है। अब बस आपसे यही विनती है कि अगर आपने हमें शादी के अटूट बंधन में बांध दिया है तो इसे निभाने की भी हिम्मत दीजिएगा। उसने आंखें खोलकर जैसे ही अपने मंगलसूत्र को छुआ तो ममता ने वहां आकर पूछा, भीख में मिले सिंदूर और मंगलसूत्र को पाकर बहुत खुश हो, है ना? मधु ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा तो ममता ने उसे घूरते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए। उसने मधु के करीब आकर उसके मंगलसूत्र को पकड़ा और बोली, मेरी बेटी के ना होने का फायदा उठाकर तुम इसे पहनकर सारे खुराना खानदान की नजरों में भले महान बन गई हो, पर मैं जानती हूँ मधु कि तुमने ये सब खुराना खानदान की इज्जत बचाने के लिए नहीं बल्कि खुराना खानदान की दौलत हासिल करने के लिए किया है। पर मधु, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि करण के परिवार को तुम्हारी असलियत मैं बताऊंगी, और वो भी बहुत जल्द। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी, पर ममता उसकी बांह पकड़कर बोली, एक मिनट मधु। मधु के कदम रुक गए। ममता उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसके गले में पहने हार को छूकर बोली, मधु, ये जो गहने और शादी का जोड़ा तुमने पहन रखा है ना, वो मेरी बेटी का है और इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे लौटा देना चाहिए। मधु उसे हैरानी से देखने लगी। तभी वहां पूजा और शालिनी आ गई। ममता उनकी ओर पीठ करके खड़ी थी, इसलिए उसे वो दोनों नजर नहीं आई। ममता मुस्कुराते हुए फिर से बोली, वो क्या है ना कि अब तुम इतने बड़े घर की बहू हो तो तुम्हें किसी की उतरन पहनना शोभा नहीं देता। तुम्हारे चौल में रहने वाले परिवार की तो कोई इज्जत ही नहीं। कम से कम अपने अमीर पति की रेपुटेशन का तो ख्याल करो। चलो उतारो ये सब। ममता की इस हरकत से मधु के साथ पूजा और शालिनी भी हैरान थी। ममता की बातें सुनकर मधु ने बिना कुछ कहे अपनी ज्वेलरी एक एक करके उतारना शुरू कर दी। तभी शालिनी ने पूजा को इशारा किया तो पूजा वहां से चली गई। शालिनी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी मधु को ज्वेलरी उतारते देख रही थी। तभी ममता अकड़कर मधु से बोली, थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास करने के लिए और भी बहुत से काम हैं। हाँ मधु, ममता जी बिल्कुल ठीक कह रही है, दरवाजे पर खड़ी शालिनी बोली। उसकी आवाज सुनकर ममता ने तुरंत पलटकर देखा। शालिनी उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, मधु प्लीज थोड़ा जल्दी करो, ममता जी को तुमसे ज्वेलरी लेने के बाद अपनी बेटी को भी तो ढूंढने जाना पड़ेगा, है ना ममता जी? उसके इतना कहते ही ममता का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। मैं चेंज करके आती हूँ, इतना कहकर मधु जाने लगी तो शालिनी ने उसे रोका। रुको बेटा, तुम्हें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मधु के कदम रुक गए। शालिनी ममता की ओर देखकर बोली, अगर आप भूल गई है ममता जी तो मैं आपको बता दूं कि मधु ने शादी का जो जोड़ा पहना हुआ है वो हमने अपनी बहू के लिए भेजा था, और अब मधु हमारी बहू है तो जाहिर सी बात है कि अब ये इसका ही हुआ। इसलिए इस जोड़े, इसके मंगलसूत्र और इसके पैरों के बिछुए पर आपका कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि मंगलसूत्र और बिछिया भी दुल्हन को लड़के वालों की ओर से ही पहनाई जाती है। ममता ये सुनकर गुस्से में शालिनी को घूरने लगी। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही पलटी, पूजा हाथों में ज्वेलरी के ढेर सारे बॉक्सेस लिए वहां आ गई। उसके साथ राधिका भी थी और उसके हाथों में भी ज्वेलरी बॉक्स थे। दोनों ने अंदर आकर सारे बॉक्सेस बेड पर रख दिए और उन्हें खोलकर बेड पर ज्वेलरी का मिला लगा दिया। ममता की आंखें फटी की फटी रह गई। शालिनी ने बहुत प्यार से मधु के गाल को छुआ और बोली, मधु बेटा ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा जो दिल करे उसे पहन लो, और जब तक तुम्हारे गृह प्रवेश की रस्म नहीं हो जाती ये जोड़ा मत उतारना, क्योंकि इसी जोड़े में तुम्हारा और करण का गठबंधन हुआ था, इसलिए तुम्हें उसके साथ इसी जोड़े में गृह प्रवेश करना है, ठीक है? जी, मधु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। इतनी सारी कीमती ज्वेलरी देखकर ममता जल बूंद गई। तभी पूजा ममता की ओर देखकर बोली, मधु तुम अब खुराना परिवार का हिस्सा हो और हमारे परिवार की बहुओं को ज्वेलरी की कोई कमी नहीं होती। तुम्हें जो भी चीज पसंद आए उस पर बस हाथ रख देना, वो पल भर में तुम्हारी हो जाएगी। इतना सुनते ही ममता गुस्से में वहां से जाने लगी तो राधिका भी बोली, और मधु ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म में तुम्हें इतनी ज्वेलरी मिलेगी कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी।
ममता भनभनाती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही राधिका और पूजा जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसते देख मधु के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। पूजा ने मधु का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बैठाया और बोली, मधु, ममता भाभी उन लोगों में से है जिनके लिए कहावत बनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए उनके बड़े होने का लिहाज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर वो तुम्हें एक बात सुनाए तो पलटकर उन्हें 10 बातें सुनाना। उनकी इंसल्ट का जवाब उन्हें इंसल्ट से ही देना, ताकि आइंदा वो तुम्हें कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचे। और क्या तुम अब मिसेस मधु करण खुराना हो, इसलिए करण की तरह बनोगी तो ही उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी, वरना वो जिंदगी भर तुम पर रौब झाड़ेगा और तुम डरी सहमी खड़ी रह जाओगी। राधिका एक झुमका उठाकर उसके कान से लगाकर बोली। मधु के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। कमरे के बाहर खड़ी मीरा ने जब उसे ऐसे मुस्कुराते देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो मन ही मन बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महादेव, उस बाबा की कही हर बात सच हो गई है। अब मधु की जिंदगी में कोई तूफान मत आने दीजिएगा। इतना कहकर वो वहां से चली गई। तभी शालिनी राधिका से बोली, राधिका, कुछ देर में हमारी फ्लाइट है, इसलिए हमें निकलना होगा। तुम मधु को जल्दी से रेडी करके ले आओ, अविनाश चौपर लेकर आ रहा है। तुम और रणबीर, मधु और करण के साथ चौपर में आओगे और हम सब प्लेन से इंदौर पहुंच जाएंगे। तभी पूजा बोली, और प्लीज दोनों को सीधे घर लेकर मत पहुंच जाना, आउट हाउस लेकर जाना इन्हें, और जब हम कहे तब इन्हें लेकर घर आना, समझी? जी समझ गई। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मधु को रेडी होने में मदद कर दूं। जी जरूर, शालिनी मुस्कुराते हुए बोली। तो सबके चेहरे खिल गए। शालिनी और पूजा हंसते हुए वहां से चली गई। राधिका ने मधु की ओर देखकर पूछा, अच्छा मधु, जल्दी से बताओ कि तुम्हें इसमें से कौन सा सेट पहनना है। दी जो भी आपको पसंद है मैं वो पहन लूंगी। मधु राधिका की ओर देखकर बोली तो राधिका मुस्कुरा दी। मेरी नहीं तुम्हारी शादी हुई है मधु, और गृह प्रवेश भी तुम्हारा ही होना है, तो ज्वेलरी भी तुम्हें ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी, समझी? मधु मुस्कुरा दी और ज्वेलरी देखने लगी, पर फिर मुंह बनाकर बोली, ये तो सारे ही बहुत सुंदर डिजाइन है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें से क्या पहनूं। राधिका ने अपनी हथेली अपने ही सिर पर दे मारी और बोली, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं तुम्हारी परेशानी का हल लेकर बस अभी आई। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही मधु मुंह बनाकर बोली, अगर मीरा मेरे साथ होती तो झट से मेरे लिए ज्वेलरी सेट पसंद कर देती। इधर राधिका आरव के कमरे में पहुंची तो करण अपने एक क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। जी मिस्टर गुलाटी, मैं आज इंदौर वापस आ रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस में मिलते हैं। वैसे आपके डिजाइन रेडी है, एक बार आप देखकर अप्रूव कर दीजिए, तो हम इसी हफ्ते आपके होटल का काम शुरू कर देंगे। तभी राधिका ने उसके हाथ से फोन छीनकर कॉल कट कर दी। ये क्या किया आपने? मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, करण उसकी ओर देखकर बोला। पर राधिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मधु के पास ले जाते हुए बोली, इसलिए ही तो तेरा फोन काटा है। तेरी पत्नी को इस वक्त तेरी मदद की जरूरत है और तू है कि फोन पर लगा हुआ है। करण कुछ कह पाता उसके पहले राधिका उसे मधु के कमरे में ले आई। मधु उसे देखते ही घबरा कर उठ खड़ी हुई। करण कुछ पूछता उसके पहले ही राधिका उससे बोली, करण, मधु को समझ नहीं आ रहा कि वो इसमें से कौन सा ज्वेलरी सेट पहने, इसलिए उसे तेरी मदद चाहिए। उसके इतना कहते ही मधु झेप गई और उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। करण भी राधिका को घूरने लगा तो राधिका फिर से बोली, अब मुझे बाद में घूर लेना, जल्दी से मधु की मदद कर और उसे बता कि उसे क्या पहनना चाहिए। करण बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा तो राधिका ने उसकी बाह पकड़ ली। करण, मैंने तुझे मधु की मदद करने के लिए कहा है। दी आप? करण ने इतना कहा ही था तो राधिका उसकी बात बीच में काट कर बोली, क्या दी? करण, अगर तू मेरे सामने अपनी पत्नी की मदद नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं बाहर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पति पत्नी आराम से ज्वेलरी सिलेक्ट कर लेना, ओके? इतना कहकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही मधु की घबराहट और बढ़ गई। करण उसकी ओर देखकर मन ही मन बोला, शादी से पहले मुझे मधु के करीब जाने में कभी कोई झिझक नहीं हुई, पर अब जब ये मेरी पत्नी, तो इसके साथ एक कमरे में खड़े रहना मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। करण ने हिम्मत की और बैग की ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते देख मधु के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई और वो घबराहट में वहां से हिल भी नहीं पाई। पर जैसे ही करण उसके करीब आया तो वो घबराकर पलट गई।
करण मुस्कुरा दिया और ज्वेलरी सेट देखते हुए बोला, वैसे तो तुम्हें ज्वेलरी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो, पर इस वक्त शायद तुम्हारा ये सब पहनना जरूरी है। उसने बैग से 3 बॉक्सेस उठाए और मधु की ओर बढ़ाते हुए बोला, मुझे इन सब चीजों का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी मुझे ये 3 सेट पसंद आए हैं। मधु ने बिना पलटे अपने कांपते हाथों से तीनों सेट ले लिए। करण वहां से चला गया। उसके जाते ही मधु ने पलटकर देखा तो करण वहां नहीं था। वो तीनों बॉक्स देखकर बोली, मदद करने की जगह और कंफ्यूज्ड करके चले गए। एक सेट नहीं दे सकते थे। उसने मुंह बनाकर 2 बॉक्स नीचे रखे और एक को खोल कर देखा तो उसने एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस, झुमके, मांग टीका और नथ थी। वो मुस्कुरा दी। उसने उसे नीचे रखकर दूसरा खोला तो उसने कंगन थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तीसरा बॉक्स खोला तो उसने पायल थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तीनों बॉक्स उठाए और आईने के सामने बैठकर उन्हें पहनने लगी। इधर रोहित अकेला पैलेस के बाहर उदास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी वहां मीरा आ गई। मीरा ने जब उसे ऐसे देखा तो मन ही मन बोली, इस वक्त मुझे रोहित से दूर ही रहना चाहिए। उसे इस सच को स्वीकार करना होगा कि मधु अब करण की पत्नी है और वो उसी से प्यार करती है। रोहित अकेले रहकर ही खुद से लड़कर जीत सकता है। मेरे कुछ कहने से वो कमजोर पड़ सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दूं। इतना कहकर उसने अपने कदम वापस ले लिए और अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसकी नजर अपने डैड पर पड़ी जो शायद मधु से मिलने जा रहे थे। मीरा उनके पीछे जा ही रही थी कि तभी ममता वहां आ गई। उसे देखकर मीरा को बहुत गुस्सा आया, पर वो रोहित की मोम है, बस इसलिए उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया। पर ममता रोने का नाटक करते हुए उससे बोली, मीरा, मधु ने तो करण से शादी करके अपना घर बसा लिया है, पर मेरा बेटा पूरी तरह टूट गया है। उसे इस वक्त एक ऐसे दोस्त की बहुत जरूरत है जो उसे संभाल सके। रोहित तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है मीरा, इसलिए इस वक्त सिर्फ तुम उसे संभाल सकती हो। आई एम सॉरी आंटी, पर मुझे लगता है कि इस वक्त रोहित को किसी की जरूरत नहीं है। उसे अकेले रहकर ये समझना होगा कि मधु उसकी कभी नहीं हो सकती। अब वो करण खुराना की पत्नी है और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उसे इसी सच के साथ खुद को संभाल कर आगे बढ़ना होगा। इसलिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, सॉरी। मीरा इतना कहकर वहां से चली गई। उसके जाते ही ममता गुस्से में बोली, उस 2 टके की लड़की ने मीरा को भी अपनी तरह बना दिया है, पर कोई बात नहीं, आज उसका दिन है और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब मेरा दिन आएगा। खुराना परिवार भले मधु को अपनी बहू मान चुका हो, पर उन्हें सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी को ही अपनी बहू स्वीकार करना होगा। मधु को ये लग रहा है कि अब वो करण की पत्नी है, पर मैं उसे करण की जिंदगी में मेरी बेटी की जगह कभी नहीं लेने दूंगी, कभी नहीं। इधर हरनाम मधु के कमरे में पहुंचे तो वो अपने हाथों में कंगन पहन रही थी। मधु, हरनाम की आवाज सुनते ही मधु ने उनकी ओर देखा। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दौड़ती हुई हरनाम के सीने से लग गई। हरनाम ने रोते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरा और बोले, मैंने कभी नहीं सोचा था बेटा कि तेरी शादी इस तरह से होगी। ये सुनकर मधु भी रोने लगी। तभी करण वहां आ गया, पर हरनाम को मधु के साथ देखकर उसके कदम दरवाजे के बाहर ही रुक गए। मधु रुआदी सी आवाज में बोली, मैंने भी कभी ये नहीं चाहा था मामा जी कि मुझे यूं बिना माँ पापा और आपके आशीर्वाद के शादी करनी पड़ेगी, पर देखिए ना, आज मेरी शादी हो गई और मुझे विदा करने वाला भी कोई नहीं है। हरनाम उसके आंसू पोंछकर बोले, किसने कहा बेटा कि तेरी विदाई की रस्म में तेरे साथ कोई नहीं है? तेरे मामा जी है ना, वो अपनी बेटी की विदाई करेंगे। ये सुनकर मधु का रोना और बढ़ गया तो हरनाम उसे फिर से अपने सीने से लगाकर बोले, मधु, काश कि तेरे पापा मुझे सबको तेरी माँ का सच बताने की इजाजत दे देते, तो अब तक मैंने सारी दुनिया को बता दिया होता कि तू मेरी भांजी है, मेरी सगी बहन और मोहन की बेटी। मधु रोते हुए बोली, मामा जी, आपने ही तो मुझे बताया था ना कि माँ ने इस दुनिया से जाने से पहले पापा से वचन लिया था कि वो आरती माँ को कभी सच ना बताए, और अगर माँ को सच पता चल गया तो वो ना जाने अपने साथ क्या कर बैठेगी। मोहन की चुप्पी की वजह मेरी बहन को दिया वचन है, पर मधु, तूने मुझे अब तक मोहन और मीरा को ये सच क्यों नहीं बताने दिया कि तुझे तेरी माँ, मेरी बहन के बारे में सब कुछ पता है? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। करण भी ये सब सुनकर दंग रह गया। वो मन ही मन बोला, मधु हरनाम अंकल की बहन की बेटी है,
तभी मधु हरनाम की ओर देखकर बोली, मामा जी अगर हमने मीरा को सच बताया कि मैं उसकी बहन हूँ तो वो खुशी से नाचती फिरेगी और सबको जा जाकर बताएगी कि मैं उसकी बुआ की बेटी हूँ। पर ऐसा करने से माँ को सच पता चल सकता है। और अगर मैंने पापा को ये बता दिया होता कि नर्मदा नानी के मरने के बाद जब आप मुझे लेने आए थे तो मैंने आपकी और उनकी सारी बातें सुन ली थी, तो वो कभी मुझसे नजरें नहीं मिला पाते, उनका गिल्ट और बढ़ जाता। मैं पापा को टूटते हुए नहीं देखना चाहती मामा जी, इसलिए प्लीज आप किसी को ये बात मत बताएगा कि आप मेरे मामा जी हैं। बस एक बार पापा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद मैं खुद उन्हें सच बता दूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, मैं अपनी बच्ची की बात हमेशा की तरह इस बार भी जरूर मानूंगा। पर मधु अब तेरी शादी हो गई है बेटा, और वो भी इतने बड़े घर में। मुझे लगता है कि तुझे करण साहब को सब कुछ बता देना चाहिए, ताकि कम से कम वो तो तुझे मोहन की नाजायज बेटी ना समझे। उन्हें ये पता होना चाहिए कि तू मोहन की नाजायज नहीं बल्कि जायज बेटी है। ये सुनकर मधु मुस्कुरा दी। मामा जी, मेरी और उनकी शादी जिन हालातों में हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को समझने में, एक दूसरे पर भरोसा करने में वक्त लगेगा। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि सही वक्त आने पर मैं उन्हें और मीरा को खुद सच बता दूंगी। पर तब तक मैं महादेव से बस यही विनती करूंगी कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि मैं इस गिल्ट से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकूं कि मेरी वजह से आज पापा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। हरनाम मधु के आंसू पोंछकर बोले, बेटा मोहन बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और तू देखना जब उसे पता चलेगा कि तेरी शादी करण साहब जैसे इतने अच्छे इंसान से हो गई है तो वो बहुत खुश होगा और खुद तुझे पग फेरे की रस्म के लिए लेने आएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा मामा जी। करण बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तभी हरनाम ने मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, मधु क्या मैं अपनी बेटी से कुछ मांग सकता हूँ? पर मामा जी, मेरे पास तो इस वक्त आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मधु मासूमियत से बोली। तो हरनाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मधु के माथे को चूमकर बोले, मैं बस इतना चाहता हूँ बेटा कि तू अपनी शादी पूरे दिल से निभाए। करण साहब और उनकी फैमिली को मैं सालों से जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और करण साहब जैसा पति तो शायद मैं और मोहन भी तेरे लिए नहीं ढूंढ पाते। किस्मत से लड़कियों को इतना अच्छा वर मिलता है, इसलिए बेटा उस घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना और करण साहब का साथ कभी मत छोड़ना, मेरी बात मानेगी ना? मधु ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो हरनाम फिर से बोले, और एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं पहले भी तुझे कई बार कह चुका हूँ बेटा, कि अगर तुझे जरा सी भी तकलीफ हो तो तू सीधे अपने मामा जी के पास आएगी, कहीं और जाने का सोचेगी भी नहीं, वरना मैं भी तुझसे नाराज हो जाऊंगा, समझी? जी मामा जी। हरनाम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, चल अब जल्दी से करण साहब के साथ नीचे आ जा। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। हरनाम मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगे, पर तभी करण रूम में आ गया। उसे देखते ही हरनाम के कदम रुक गए। करण उनके पैर छूकर बोला, नमस्ते अंकल, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि आप मीरा के डैड हैं। हरनाम ने मुस्कुराते हुए करण को गले लगाया और बोले, और मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि आज आपकी शादी मेरी दूसरी बेटी के साथ हुई है, तो इस नाते अब आप मेरे दामाद बन गए। करण हल्के से मुस्कुरा दिया। करण साहब, मैंने मधु को कभी मीरा से कम नहीं समझा। मेरे लिए मधु मेरी ही बेटी है, इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करता हूँ, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। इसने बचपन से लेकर आज तक बहुत तकलीफें सही है, इसलिए अब इस पर किसी दर्द का साया भी मत पड़ने दीजिएगा। इसे हमेशा खुश रखिएगा, एक पिता पर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। हरनाम ने इतना कहकर करण के सामने आगे जोड़े तो उसने तुरंत उनकी हथेली पकड़ ली। प्लीज अंकल, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मधु का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ कि मधु ने बहुत तकलीफें सही है, पर अब मैं उस पर किसी दर्द का साया नहीं पड़ने दूंगा। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी अब मेरी है, इसलिए आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं हूँ मधु के साथ। मधु बहुत प्यार से उसे देखने लगी और करण उसे। हरनाम मुस्कुराते हुए बोले, सब नीचे आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आ जाइए। जी। करण के इतना कहते ही हरनाम वहां से चले गए। मुझे भी अपनी पैकिंग करनी है, इतना कहकर करण कमरे में आया। आते ही उसने अपना सूटकेस उठाया और अलमारी से कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगा। तो मधु आहिस्ता से बोली, मैं आपकी पैकिंग में मदद कर देती हूँ। करण के हाथ रुक गए
और उसने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। मधु ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। ठीक है, मैं वॉशरूम से अपना ब्रश लेकर आता हूँ। मधु ने आहिस्ता से सिर हिला दिया तो करण वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही मधु जल्दी जल्दी उसके कपड़े सूटकेस में रखने लगी। करण वॉशरूम से अपना ब्रश लेकर आया और उसने ब्रश सूटकेस की पॉकेट में रख दिया। वो ड्रेसिंग टेबल से अपना सामान उठाकर सूटकेस में रखने लगा। सामान रखते ही दोनों ने एक साथ सूटकेस की जिप लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। करण ने जैसे ही मधु को छुआ तो वो उसे देखने लगी, पर करण को देखकर वो झेप गई और उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। करण ने उसकी ओर देखते हुए सूटकेस की जिप लगाई और फिर इंटरकॉम से फोन लगाकर बोला, किसी को रूम में भेजो और ये सामान गाड़ी तक भिजवाओ। जी हुकुम, दूसरी ओर से आवाज आई। करण ने रिसीवर नीचे रख दिया। तभी पिया और रूही वहां आ गई। भाभी चलिए, नीचे सब आपको बुला रहे हैं। इतना कहकर पिया और रूही उसे अपने साथ लेकर चली गई। उनके जाते ही सर्वेंट आ गया। करण ने अपनी घड़ी पहनी और फोन उठाकर बाहर जाते हुए बोला, ये सामान ले आओ। जी हुकुम, इतना कहकर सर्वेंट सारे बैग्स उठाने लगा और करण वहां से चला गया। इधर गाड़ियों के पास खड़े हरनाम ने जैसे ही मधु को आते देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास आए। मधु उन्हें देखते ही रो पड़ी। हरनाम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे गाड़ी की ओर ले जाने लगे, पर मधु की नजरें मीरा को तलाश रही थी, पर मीरा उसके सामने नहीं आई। वो एक पिल्लर के पास खड़ी रोती हुई मधु को ही देख रही थी, पर तभी करण वहां आ गया। उसके देखते ही मीरा ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। करण उसकी ओर देखकर बोला, मीरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मधु के बीच जो दूरियां आई है उसकी वजह रोहित है, पर मीरा, मधु के दिल में सच में रोहित के लिए कुछ नहीं है। उसके लिए रोहित सिर्फ उसका दोस्त है और अब तो मेरी और उसकी शादी भी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास मधु से नाराज होने की कोई भी वजह है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है मीरा, इसलिए प्लीज बस एक बार उससे बात कर लो, प्लीज। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो करण वहां से चला गया। वो जैसे ही गाड़ी के पास आया तो आरव ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। करण के गाड़ी में बैठते ही हरनाम मधु को भी गाड़ी में बैठाने लगे। मीरा ने खुद को उसके पास जाने से बहुत रोका, पर जब वो खुद को नहीं रोक पाई तो उसकी ओर दौड़ पड़ी। मीरा को अपनी ओर आता देख मधु भी उसकी ओर दौड़ी और मीरा के गले लगकर रोने लगी। प्लीज अब मधु, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है कि मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। मीरा के इतना कहते ही मधु के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछे तो मीरा रोते हुए बोली, मेरे आंसू मत पोंछ, बल्कि मुझे 2-4 थप्पड़ लगा। बहुत कुछ गलत कह दिया मैंने तुझे, जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने जितनी तेरी इंसल्ट की है ना, उतना तू मुझे मार ले। मधु उसके चेहरे को छूकर बोली, अगर तुझे मारूंगी तो दर्द तो मुझे ही होना है। ये सुनकर मीरा और जोर से रोने लगी। मधु उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मीरा, तू मुझसे प्यार करती है तो मुझसे झगड़ने का भी पूरा हक रखती है। मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता, तो तुझसे नाराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर मीरा ने फिर से उसे गले लगा लिया और बोली, चल तेरी विदाई का वक्त आ गया है, अब तू अपने घर जाएगी, उस इंसान का हाथ पकड़कर जिससे तू बहुत प्यार करती है। मधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा उसे लेकर गाड़ी के पास आई और उसने मधु को गाड़ी में बैठाकर करण से कहा, करण, मधु और मेरे बीच दूरियां कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं है बल्कि बहनों का भी है। इसलिए अगर आपने मेरी बहन को इतनी सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मेरा और आपका बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो जाएगा। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सब लोग भी गाड़ियों में बैठने लगे। मधु ने रोते हुए मीरा से पूछा, तू मुझसे मिलने आएगी ना? मीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ, तेरे अपने घर पहुंचते ही मैं तुझे तेरे सामने नजर आऊंगी। मधु मुस्कुरा दी तो शालिनी मीरा के सिर पर हाथ फेर कर बोली, मीरा, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मीरा ने सिर हिलाया तो शालिनी ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। मधु और करण की गाड़ी बाकी गाड़ियों के साथ चली गई। गाड़ी के जाते ही शालिनी हरनाम से बोली, भाई साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मीरा कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रह सकती है? इतना सुनते ही मीरा ने मुस्कुराते हुए हरनाम की ओर देखा तो शालिनी फिर से बोली, वो क्या है ना भाई साहब, मधु के लिए हमारा घर नया है। अगर मीरा उसके साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज मीरा को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने की इजाजत दे दीजिए, प्लीज। ठीक है, आप मीरा को अपने साथ ले जाइए।
वैसे भी मुझे यहाँ से सीधे मुंबई जाना है। जब तक मैं मुंबई में हूँ, मीरा मधु के साथ ही रहेगी। हरनाम बोले। मीरा अपने डैड से लिपट कर बोली, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।